आज जो हमने रेशियो के अंदर सीखना है ना, वो देखना है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आती है, इस ट्रांजैक्शन की वजह से हमारी रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा। ट्रांजैक्शन की वजह से गिवन रेशियो के ऊपर क्या इफेक्ट आ सकता है। एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, मैं बात करता हूं करंट रेशियो से शुरू। अब मेरे पास करंट रेशियो सपोज है, फार्मूला क्या है, करंट एसेट्स ओवर करंट लायबिलिटी। करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। अज्यूम करते हैं कि मेरे पास करंट एसेट थे 180 के और मेरी करंट लायबिलिटीज हैं 100 की। डन। अब मेरा जो रेशियो का आंसर आ रहा होगा वो 1.8 आ रहा होगा, ऐसा ही है। अब मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूं, कैश पेड टू अकाउंट पेएबल। कैश पेड टू अकाउंट पेएबल। मुझे बताओ इस रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा। कैश पेड टू अकाउंट पेएबल रेशियो कम हो बढ़ेगी। कैश हाँ जी दाऊद, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ईमान, नो इफेक्ट। अफीफ, नो इफेक्ट। जिया, जमान है, सप्लायर को पे किया है। दाऊद, नो इफेक्ट। अच्छा आपने भी नो इफेक्ट। आसफा है, आपने कहा जी रेशियो कम होगी। चलिए, आपका था रेशियो कम होगी, बाकियों का था नो इफेक्ट। चेक करके देखें, चेक करके देखें। चले बता, रेशियो ज्यादा। आपने कहा जी रेशियो ज्यादा होगी। ज्यादा। अच्छा, अब चेक करके देखते हैं। चले एक दफा, अच्छा करके देखना, आपने तो वो कैलकुलेट करके देखा होगा ना। अब देखें, हम सपोज दैट अकाउंट पेबल को हमने 20 रुपए पे किए। क्या पे किए? 20 रुपए पे कर दिए। अब जब हम 20 रुपए पे करेंगे तो हमारा करंट कैश पे हो गया जी। तो हमारा कैश भी कम होगा, मतलब करंट एसेट कम हो गया और हमारी करंट लायबिलिटी भी चेंज होगी। इसका मतलब है कि हमारी करंट लायबिलिटी भी 20 से कम होगी, करंट एसेट भी 20 से कम हो गए, करंट लायबिलिटी भी 20 से कम हो गई। अब इसको हल करके देखते हैं। पहले था 180, 180 में से हमने 20 माइनस कर दिया और फिर 100 में से 20 माइनस कर दिया, तो ये कितना बच गया? 160 ओवर 80 और आंसर क्या आ गया? 2। पुराना एसेट क्या था? 1.8। तो पहले से रेशियो हमारी ज्यादा हो गई, पहले से रेशियो हमारी ज्यादा हो। इसका मतलब ये है, हम पढ़ ही क्या रहे हैं, ट्रांजैक्शन की वजह से एग्जिस्टिंग रेशियो पे क्या इफेक्ट आएगा। तो इसका मतलब है सेम अमाउंट अगर हम माइनस करेंगे तो रेशियो से क्या फर्क पड़ेगा। सेम अमाउंट ऊपर भी माइनस कर दे नीचे भी माइनस कर दे, क्या होगा? रेशियो कम होगी ज्यादा ज्यादा हो जाएगी। जस्ट लाइक एक और सवाल कर ले छोटा सा, पहले देखते हैं। मेरे पास करंट रेशियो है अच्छा जी, हमारे करंट एसेट पड़े हुए हैं 80 के और करंट लायबिलिटीज पड़ी हुई है 80 की। मेरा आंसर कितना आएगा? 0.8। 0.8।
हल करके नहीं करना, जस्ट बताना है, ठीक है। जी अब फर्स्ट ये आएगा कैश पेड टू सप्लायर। अब मैंने सप्लायर को कैश पे किया, अब 20 रुपए पे कर देते हैं। अब मेरा 80 रुपए से 20 माइनस कर दिया और 100 से भी 20 माइनस कर दिया, ये कितना हो गया 60 ओवर। अब 60 को 80 पे डिवाइड करें, अब क्या हुआ, अब कम हो। चल एक और काम करें, चले है करंट रेशियो ही। करंट रेशियो मेरे पास एसेट भी 100 थे, लायबिलिटीज भी 100 थी, 1:1 हो सकता है ना। जी बस अब मैंने सप्लायर को 20 रुपए पे किया, इधर भी 20 माइनस हो गया, इधर भी 20 माइनस हो गया, नो इफेक्ट 80 ओवर 80। पहले भी 1:1 थी और अब भी 1:1 है। इस चीज को कंसीडर करना है या चेक करना है कि देखें सेम ट्रांजैक्शन का एक दफा बढ़ रहा था, एक दफा रेशो कम हो रही थी और एक दफा रेशो बराबर है। अब अगली बात, अब मैं रूल्स बताने लगा। ये जो सपोज मेरे पास एक वैल्यू है 1/2, आपको पता है इनका आपस में रिश्ता क्या है 1 और 2 का? 0.5 का। कितना रिश्ता है? 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। और या नीचे जो भी चेंज आए, ऊपर हाफ चेंज आएगा, ऊपर जो चेंज आए नीचे डबल चेंज आएगा, तब जाकर ये बराबर 0.5 एग्जिस्ट करेगा, वरना सेम तो ये है ही नहीं। जी सेम नंबर प्लस माइनस करने से तब सेम इफेक्ट आता है जब ऑलरेडी वो सेम हो। अगर वो ऑलरेडी सेम नहीं है तो फिर वो कभी भी सेम इफेक्ट आ ही नहीं सकता। मतलब अगर मैं आप कहते हो कि मेरा आंसर 0.5 आए, अगर आप नीचे नंबर 2 ऐड करोगे ना तो ऊपर उसका हाफ ऐड करोगे तो जवाब बराबर आएगा, जी क्योंकि उनका रिलेशन हाफ का है। ऊपर आप 2 ऐड करना चाहते हो, नीचे आपको 4 ऐड करना पड़ेगा, फिर आपका आंसर बराबर आएगा। ये पहले वाला रिलेशन बहुत जरूरी है। अगर आप कहते हो ना ऊपर भी 1 ऐड कर दूं नीचे भी 1 ऐड कर दूं, कभी भी बराबर नहीं है, करके देख लो। ऊपर भी 1 ऐड करो, नीचे भी 1 ऐड करो, 0.6 तो कभी भी जवाब बराबर नहीं आएगा पहले वाला, हालांकि सेम नंबर प्लस कर। हाँ, बराबर कब जवाब आता है? इसके न्यूमरेटर में जितना प्लस करो और उधर ही माइनस कर दो, जवाब बराबर आएगा। जी डिनोमिनेटर में जितना प्लस करो उतना माइनस कर दो, जवाब बराबर आ जाएगा। डिनोमिनेटर का पता है ना, नीचे वाला वैल्यू कैंसल हो जाएगा, ऐसे तो कह रहा हूं कि जवाब पे फर्क। हाँ, ऊपर वाली वैल्यू, सिर्फ ऊपर वाली बढ़ा दो, सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बढ़ा दो तो आंसर बढ़ जाएगा। नीचे वाली वैल्यू बढ़ा दो, कम हो जाएगा। नीचे वाली वैल्यू कम कर दो, बढ़ जाएगा। बट सेम इफेक्ट ऊपर और नीचे लेकर आएंगे। प्रॉब्लम ये है, एक तो तरीका है कि हम वहां पर पेपर में लिख लिया करें, लिख कर चेक कर लिया करें कि अच्छा इफेक्ट बराबर आ, खुद से ज्यूम करके, क्योंकि बराबर भी आ रहा है, बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है। जैसे एक और मैं एग्जांपल देता हूं, किसी का भी रिलेशन हो सकता है, जरूरी क्या है? रेशो तो समझाने के लिए एक पिक किया, रेशो सारी रेशो का हो सकता, सारा ऊपर नीचे जवाब रेशो में, हर रेशो में तो डिवीजन है। जनरल ओवर ये तो आपको समझाने के लिए मैंने कहा है कि भाई जब भी रेशो चेंज होती है ना, तो अगर आप कहते हो ना जवाब बराबर रहे, तो अगर आप 2 में जो चेंज लाओगे ना उसका हाफ चेंज ऊपर ले आना, आपका जवाब हमेशा बराबर आएगा। अगर बराबर बराबर चेंज लाओगे ना तो वो पहले बराबर थे ही नहीं। जितना रिलेशन है अगर उसी सेम रिलेशन से चेंज लाओगे तो आप जवाब बराबर आएगा, वरना जवाब बराबर नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब पता कैसे चलेगा बढ़ेगी या कम? पता कैसे चलेगा बढ़ेगी या कम होगी? जरा गौर फरमाएं। मेरे पास आंसर है 3/5, ठीक है।
मैंने दोनों साइड पर 1 प्लस किया, दोनों साइड पर 1, तो आपने समझना है सिर्फ लोअर साइड पे प्लस किया है बस। क्या समझना है? आपने लोअर साइड वाला प्लस किया है ओनली। अब लोअर साइड कौन सी है? तो ये मत समझो कि आपने सिर्फ ऊपर वाली वैल्यू बढ़ाई है तो ये रेशियो बढ़ जाएगी, चेक करके देखिए। आपने प्लस किया है तो समझो जिस साइड पर लोअर है ना वो साइड आपने बढ़ाई है। अब पहले 3.5 कितना है? 0.6। और अब क्या करोगे? 4/6। 0.6 तो 4/6 क्या हो गया? बढ़ गया ना। अब कम है तो समझो लोअर साइड कम है, बढ़ाई है तो समझो लोअर साइड बढ़ाई है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अभी आप वाला ऊपर वाला सवाल, पहले क्या था? 180/100। आपने कहा जी 20 माइनस करना है दोनों साइड पे, तो समझो सिर्फ 100 से माइनस करना है बस। क्या समझना है कि वो इफेक्ट सिर्फ लोअर पे आया है, तो आपका जवाब एग्जैक्ट आ जाएगा। रेशियो का इफेक्ट इंक्रीज या डिक्रीज पता चल जाएगा। अब आपने 100 समझो दोनों साइड से माइनस किया, तो समझो आपने 100 से माइनस किया, इसका मतलब नीचे वाली वैल्यू कम की है। तो जब नीचे वाली वैल्यू कम की है तो आंसर ज्यादा है। अब अगली देखिए, हमने लिखा था 80/100। 20 माइनस किया था तो समझो दोनों साइड पे माइनस किया तो मतलब 80 में से माइनस किया बस, मतलब न्यूमिनेटर कम किया। बढ़ाना है तो लोअर को बढ़ाकर चेक करना है, और कम करना है तो लोअर को कम करके चेक करना है। आपका रेशियो का इफेक्ट पता चल जाए। ओके, हमने सवाल ये होगा, वो कहेगा कि ये ट्रांजैक्शन हुई है, बताओ आपकी रेशियो पहले से कम हो जाएगी या ज्यादा होगी या नो इफेक्ट है। तो हमने देख रहे हैं कि पहले रेशियो क्या थी, और अब इस इफेक्ट की वजह से हमारी रेशियो पे क्या फर्क आएगा। ठीक होगी बात? आगे चलें फिर? चलें जी, पता चल जाएगा ना। और ना भी अगर पता चले लिख कर लेना। अगर सपोज आपने कैश बैंक शॉर्ट टर्म लोन कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन रिसीव, बताओ करंट रेशियो पे क्या फर्क आएगा? शॉर्ट टर्म लोन रिसीव, अब करंट रेशियो हमारे करंट एसेट बढ़ रहे हैं, करंट लायबिलिटी भी बढ़ रही है, लेकिन हमने ये देखना है कि हमारा पहले आंसर क्या है। अगर आंसर 1 से ज्यादा है तो मतलब न्यूमिनेटर बढ़ा है, और अगर आंसर 1 से कम है तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर बढ़ा है। ये तो पता है जी। नहीं? गुड। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर का पता है क्या होता है? अच्छा, किसी को इनके बारे में उर्दू में पता है? पहले आता था लेकिन अब इकबाल कहते हैं कि जो कौम अपनी जुबान और सकाफत भूल जाती है वो तबाह हो जाती है। नहीं नहीं ऊपर वाला होता है शुमार कुनिंदा, नीचे वाला होता है हम मुखरिज। मुश्किल इसलिए है ना अपनी जुबान को भूल गए, वरना हमें तो अंग्रेजी मुश्किल लगती थी। अब आप ये देखें कि आपने कोई लॉ पढ़ा होगा इसके अंदर, शायद पता नहीं आप सिलेबस में है या नहीं है, इकोनॉमिक्स के अंदर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। मुझे इतना मुश्किल से याद किया था कि मुझे लग पता गया था, हालांकि इसका नाम मुझे इतना आसान आता था, कानून तकलील अफाद मुख्ततम। ये इसका उर्दू में नाम है, कानून तकलील अफाद मुख्ततम। और ऐसे याद होता था कि जब मैंने इधर आकर पढ़ा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, इतना मुश्किल लगता था कि जान निकल जाती थी, क्योंकि उर्दू में मतलब का पता चल जाता था, यहां पर अंग्रेजी में सब मतलब रट्टा लगाना पड़ता था। कानून तो लॉ को कहते हैं, तकलील डिमिनिशिंग और तकलील मतलब कम होना, तकलील कम को कहते हैं, और अफादा और यूटिलिटी, और वहां पर जो मार्जिनल बोलते हैं लफ्ज मार्जिनल, उसका मतलब होता है मुख्ततम। तो ये इतना अच्छा याद होता था, मतलब
एक होता था कानून मुसावी फादा मुख्ततम, लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। मतलब यहाँ पर तो फिर मुझे तो अब मैं तो उर्दू में ही मैथ पढ़ा हूँ, इंग्लिश में फिर मुझे पसंद नहीं आई, लेकिन मजबूरी है कि आप लोगों को उर्दू में समझ नहीं आती, तो इसलिए फिर मजबूरन हमें अंग्रेजी में पढ़ाना पड़ता है। वरना उर्दू बहुत खूबसूरत जुबान है, और ये चीजें सिर्फ इसलिए आपको मुश्किल लग रही हैं और लग रही हैं क्योंकि कभी पढ़ी नहीं। वरना उर्दू के लफ्जों के, वैसे तो इंग्लिश में भी वही है, उर्दू के अल्फाज का मतलब बंदा एक्सप्लेन कर देता था, डेफिनेशन हो जाती थी। मतलब ये कानून लिखा हुआ है ना कि ये वाला कानून है, उसको उर्दू को मतलब समझना था बस, कि मुख्ततम का क्या मतलब है, मार्जिनी। तकलील का क्या मतलब है, तकलील का मतलब ढूंढ लेते थे हम डिक्शनरी में से, और मुख्ततम का मतलब हमारे पास उर्दू की डिक्शनरी होती थी, क्योंकि उर्दू के डिक्शनरी के अल्फाज भी थोड़े मुश्किल होते थे, वो कभी भूलते नहीं थे, फिर लुगत बोलते थे उसकी। तो बस फिर हो बर्बाद, इंग्लिश के पीछे लग के हो गए बर्बाद सारे के सारे। अब मजे की बात है, उर्दू आती नहीं, इंग्लिश कभी आएगी नहीं, और हम रहेंगे ऐसे ही। शॉर्ट टर्म लोन रिसीव, अब देखें सपोज पहले, क्योंकि ऊपर भी वैल्यू प्लस हो रही है, नीचे भी वैल्यू प्लस हो रही है, तो हम समझेंगे किस साइड पर प्लस हो रही है, जो साइड लोअर है। मतलब अगर तो हमारी रेशो 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब ऊपर वाली साइड बड़ी है। 1 से आंसर ज्यादा आता ही तब है जब हमारा न्यूमिनेटर बड़ा हो, डिनोमिनेटर छोटा हो। और अगर हमारा डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए तो आंसर कभी भी 1 से बड़ा नहीं आता। तो 1 एक स्टैंडर्ड है, दोनों बराबर होंगे तो आंसर पता क्या आएगा, 1 से कम आएगा ज्यादा आएगा, 1 आएगा। अब ऊपर वाली वैल्यू बड़ी है अगर, तो आंसर 1 से ज्यादा हो जाएगा, और अगर ऊपर वाली वैल्यू छोटी है तो 1 से कम होगा। क्यों एग्जाम्प्ट होने के नुकसान। हाँ जी। अच्छा, इसके बाद हमने ये सीखना है, असल में पेपर में एक दफा सवाल आ गया ये वाला, ये 15-16 नंबर का सवाल आ गया कि उसने कहा कि ये रेशियो आपके पास है जीपी, एनपी, करंट, स्टॉक, क्विक और रिटर्न ऑन कैपिटल। ये अब जरा ध्यान से सीखना है, क्योंकि ये 35 क्वेश्चन आपने कल घर से करना है, वो 35 भी यही है। सवाल ये आ गया पेपर में कि जनाब ये रेशियो है, अब आपने ये बताना है कि ऊपर ट्रांजैक्शन गिवन करने से रेशियो आपकी ज्यादा होगी, कम होगी, या कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, और ये सवाल कितने नंबर का आया था, 15 नंबर। अब सबसे पहले हम इसको हल करने के तरीके जानने के लिए, पेपर में भी आप ऐसे करना, अगर ऐसा सवाल आ जाए सारी रेशियो लिख लो जो उसने कही है, जीपी रेशियो, एनपी रेशियो, फिर उसके बाद करंट रेशियो, स्टॉक टर्नओवर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, क्विक रेशियो, क्विक रेशियो। ठीक है, अगर इंक्रीज डिक्रीज वाला मामला आ जाए ना पेपर में कि जी बताओ इस ट्रांजैक्शन में मामला क्या है, तो सबसे पहले उस रेशियो का फार्मूला लाजमी लिखो, फार्मूला लिखकर ही मामला ठीक होंगे। तो फार्मूले आते हैं जरा सबके, जीपी का फार्मूला क्या है, जीपी ओवर मल्टीप्लाइड बाय 100, 100 तो है ही ना। एनपी का मल्टीप्लाइड बाय 100, करंट रेशियो का करंट एसेट्स ओवर स्टॉक टर्नओवर का रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और क्विक रेशियो करंट एसेट्स
अब हम सवाल करते हैं। अच्छा, आपने जो वर्किंग है वो करनी है अपनी अलग पेज पे, इसके सामने सारे ना हमने जवाब लिखने इसके सामने। अब सवाल ये लिखा हुआ है, पहली बात देखिएगा जरा, वो कहता है पे बैलेंस ऑफ अ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एंड अवेल 5% डिस्काउंट। सवाल क्या है कि हमने बैंक ओवरड्राफ्ट से, मतलब बैंक को कहा, हमारे पैसे नहीं पड़े थे उसमें, कि मेरे सप्लायर की पेमेंट कर दो। हुआ ये प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो सप्लायर ने ऑफर कराई कि यार अगर कोई बंदा जल्दी पैसे दे देगा मैं उसको 5% डिस्काउंट दे दूंगा। हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने बैंक से उधार लेकर बैंक ओवरड्राफ्ट जी उसको पेमेंट कर दी। अब वो कहता है बताओ इस ट्रांजैक्शन से जीपी रेशियो पे क्या फर्क आएगा, एनपी पे क्या फर्क आएगा, स्टॉक टर्नओवर पे, क्विक रेशियो पे और रिटर्न ऑन एसेट पे। ये हमने इस सवाल को देखकर जज करना है कि किस तरह से अफेक्ट आएगा। एक तो है डायरेक्ट कॉमन सेंस जिसे कहते हो, उस पर कभी भरोसा ना करो, ठीक है। जब भी आपसे इफेक्ट पूछेगा इंक्रीज डिक्रीज के, तो भरोसा करने के काबिल सिर्फ 3 चीजें हैं। पहली चीज फार्मूला उसका, दूसरी ट्रांजैक्शन की जर्नल एंट्री, ये 2 मेजर, और तीसरी चीज ऐसा है कि वहां पर लिख कर कैलकुलेशन कर लेना, जैसे अभी हमने ना 20-20 माइनस करके या प्लस करके ऐसे कर लेना। तो पहली 2 मेन चीजें हैं, वो क्या, जो ट्रांजैक्शन का इफेक्ट पूछ रहा है उसकी एंट्री और उस रेशियो का फार्मूला, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम एंट्री आनी चाहिए। हाँ रिजवान, एंट्री आती है। पे ऑफ बैलेंस ऑफ मेजर सप्लायर फ्रॉम बैंक ऑर्डर फैसिलिटी टू अवेल 5% डिस्काउंट। 100 रुपए की बात कर लेते हैं जी, 100 रुपए हमने देना था सप्लायर को, दे दिया 5% डिस्काउंट के साथ। 100 को बेस बना के बता दो क्या एंट्री पास हो। हाँ रिजवान आप भी हो। अपनी अपनी एंट्री पास कर दो वर्किंग के अंदर, सब लोगों ने वर्किंग के अंदर एंट्री पास करनी है। अकाउंट पेएबल टू लोन डालें। और इकबाल, मैं चाहता हूं आप लोगों ने जो काम नहीं किया उसकी पेनल्टी माफ कर दी जाए, लेकिन आप चाहते हो हर किसी, तो ये तो करना नहीं था, ये तो मैंने आज समझाना था। जो करना था वो आपने किया है सर, मैं शुरू से शुरू हो गया तो भाई मेरे ऐसा थोड़ी होता है। अगर ऐसे होने लग जाते तो उस्तादों की तो जरूरत ही खत्म हो जाती, और अभी आपको सबसे ज्यादा आसान लगेगा। मेन तो ट्रिक है। जी बताएं, एंट्री क्या पास किया आपने? हाँ अकाउंट पेएबल टू लोन। अच्छा जमान, तू बता जरा, यही पीछे से इमाम दे। अच्छा इकबाल, अकाउंट पेएबल 100 से, अकाउंट पेएबल 100 से, बैंक ओवरड्राफ्ट 95 से और डिस्काउंट 5 से। हाँ जी। और टोटल के क्या मतलब, एंट्री पार्शल भी होती है? सारा इफेक्ट लेना। ओ भाई इस ट्रांजैक्शन की एंट्री पास करनी थी, मैं पे की थोड़ी एंट्री पास करूं, फिर बैलेंस की अलग एंट्री पास करूं। अच्छा पे की अलग, बैलेंस की अलग, मेजर की अलग, सप्लायर की अलग, ट्रांजैक्शन तो पूरी है ना। अब देखें एंट्री पास हुई अकाउंट पेएबल डेबिट 100 से और बैंक ओवरड्राफ्ट, 95। क्योंकि बैंक से तो पैसे 95 ही देना था, और डिस्काउंट रिसीव लिख दो या परचेज लिख दो, एक ही बात है। डिस्काउंट रिसीव्ड कितने से? 5 से। ओके होगी बात। अब जर्नल एंट्री हमें बताएगी मैं किस किस रेशो को छेड़ सकती है। जर्नल एंट्री हमें बताएगी, उसके एलिमेंट हमें बताएंगे किस किस रेशो को अफेक्ट कर सकते।
अब देखिए सबसे पहले आते हैं जीपी रेशो, सब पर अपना अपना हिसाब किताब लिखना है। जीपी रेशो की बात करते हैं। बताओ इस एंट्री की वजह से, थोड़ी एंट्री और मैं थोड़ा सा डिस्टेंस के साथ लिख देता हूं, नीचे डिस्काउंट रिसीव्ड 5 से, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा है, अपने ऊपर भरोसा हरगिज नहीं करना। एंट्री और फार्मूला, अकाउंट पेएबल जीपी रेशो को सोचना है, अकाउंट पेएबल जीपी रेशो का इफेक्ट कर रहा है या नहीं, अकाउंट पेएबल नहीं कर रहा। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं कर रहा, क्योंकि जीपी क्या होता है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। डिस्काउंट रिसीव्ड ये कर रहा है, ये करेगा। अच्छा एक बात मैंने आपको और भी सिखाई थी, एसपीएल का कोई भी एलिमेंट डेबिट हो प्रॉफिट कम करता है, क्रेडिट हो प्रॉफिट बढ़ाता है। चलो अगर आपने पहले कभी सीरियस नहीं सुना तो अब सुन लो। एंट्री के अंदर एसपीएल का कोई भी एलिमेंट डेबिट हो रहा हो, चाहे वो इनकम है या एक्सपेंस है, प्रॉफिट कम वो प्रॉफिट को कम करता है अगर डेबिट हो रहा हो। जी बताएं नेट प्रॉफिट नहीं है। किसका? अगर एसपीएल का कोई भी एलिमेंट डेबिट एसपीएल शुरू होता है सेल से लेकर नेट प्रॉफिट तक, तो सेल से लेकर जीपी तक वो सिर्फ जीपी को अफेक्ट करेगा, सेल से लेकर नेट प्रॉफिट तक वो नेट प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगा। यानी जो जीपी को अफेक्ट करेगा वो तो एनपी को करेगा ही करेगा। सेल और परचेज ये जीपी को अफेक्ट करते हैं और एनपी को भी करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट के नीचे को गलती हो जाए वो सिर्फ एनपी को अफेक्ट करते हैं। तो बताएं अकाउंट पेएबल 100 से, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड मेरा क्रेडिट हो रहा है, जी तो क्या डिस्काउंट रिसीव्ड ग्रॉस प्रॉफिट तक आता है या नीचे आता है? कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर होता है ये। क्रेडिट हो रहा है तो बताओ जीपी कम हो रहा है ज्यादा? ज्यादा ज्यादा हो रहा है जीपी। अब जीपी ज्यादा हो रहा है, बताओ सेल पे कोई फर्क पड़ रहा है? जीपी ज्यादा हो रहा है, सेल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो बताओ क्या फर्क पड़ा टोटल ओवरऑल? बढ़ेगी बढ़ेगी। ये बात समझ लगी? इंक्रीज। डन? जमान नहीं समझ लगी? आगे फिर चले एनपी के ऊपर। देखें एनपी के ऊपर नेट प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि उसका एलिमेंट क्रेडिट हो रहा है, सेल पे कोई फर्क नहीं आएगा। जी नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल पे कोई फर्क, तो बताओ ओवरऑल बढ़ेगी डन। अब बैक करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी, करंट एसेट ओवर करंट लायबिलिटी। सी ईमान, क्या 100 रुपए का अकाउंट पेएबल का फर्क आएगा कोई करंट रेशो पे? दोनों को देखना ऊपर नीचे। नेट करके बता दें अलग अलग अकाउंट पेएबल डेबिट हो रहा है, लायबिलिटी कम हो रही ज्यादा? कम हो रही लायबिलिटी कम हो रही है 100 से, बैंक ओवरड्राफ्ट 95 से बढ़ रहा है और दोनों ही लायबिलिटी हैं। इसका मतलब है डिनोमिनेटर पे 5 का इफेक्ट बढ़ रहा है क्योंकि कम हो रहा है। 100 रुपए से लायबिलिटी कम हुई, 95 रुपए से बढ़ गई, तो नेट लायबिलिटी कम हो गई। जब लायबिलिटी मतलब नीचे डिनोमिनेटर कम हो गया तो रेशियो पहले से स्टॉक टर्नओवर। कॉस्ट टू सेल बोले 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 स्टॉक टर्नओवर। तंजीला स्टॉक टर्नओवर पे कोई फर्क पड़ेगा? हाँ जी नहीं पता। अच्छा ये तो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये कहे कि जनाब कि ये बताओ मेरे हाथ में अगर ये पेन है तो बताओ मेरे हाथ में क्या है। मतलब मैं बता भी रहा हूं कि मेरे हाथ में पेन है, बताओ आप बताओ आपका तो पता नहीं। ये बिल्कुल ऐसे मैं आपका नाम पूछ रहा हूं आपका तो पता नहीं। देखो जरा एंट्री लिखी हुई है, फार्मूला लिखा हुआ है, बस ये देखना है कि इस एंट्री का फार्मूले के ऊपर अगर इफेक्ट आएगा तो किस पे आएगा, डिनोमिनेटर या न्यूमिनेटर कम होगा ज्यादा होगा, बस खत्म। बात समझ रहे हो ना? अब मेरे पास ये लिखा हुआ है और मैं ये पूछ रहा हूं स्टॉक टर्नओवर पर क्या फर्क आएगा। अफीफ आपने कहा कम हो जाएगा,
इकबाल काम हो जाएगा। जिया कैसे? हाँ, डिस्काउंट शीट स्टॉक में आता है? नहीं आता तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल में आता है। चलो ठीक है, डिस्काउंट रसीद से कॉस्ट ऑफ सेल कम होती है ज्यादा? डिस्काउंट रसीद से कॉस्ट ऑफ सेल कम होगी ज्यादा? ओ भाई माइनस होता है ये। और वैसे भी थोड़ा सा और भी चीजें सोचा करो, बाहर से भी, बाहर की दुनिया के बारे में। ये जो एसपीएल के एलिमेंट होते हैं ना, डेबिट हो रहे हो तो प्रॉफिट को कम करते हैं, क्रेडिट हो रहे हो तो प्रॉफिट को ज्यादा करते हैं। लेकिन अगर कॉस्ट ऑफ सेल की बात हो तो वो तो अपोजिट होगा ना। अब आपका डिस्काउंट सी, चलो डिस्काउंट रिसीव्ड कॉस्ट ऑफ सेल में प्लस होता है माइनस होता है? जब ये माइनस होगा तो कॉस्ट ऑफ सेल को कम करेगा ज्यादा? कम करेगा। तो मतलब आपका न्यूमरेटर कम हो रहा है जी, रिस्क कम। और ये देखो आपका ये फार्मूला है ना, ये स्टॉक टर्नओवर का, आपका ये न्यूमरेटर कम हो रहा है, नीचे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ओवरऑल न्यूमरेटर कम हो रहा है, नीचे बेस पे फर्क नहीं पड़ रहा, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा? नेक्स्ट, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट बताओ, अकाउंट पेएबल से कोई फर्क पड़ेगा इसके ऊपर? बैंक ओवरड्राफ्ट से, डिस्काउंट से ऊपर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट तो चेंज हो रहा है। प्रॉफिट कम हो रहा है ज्यादा हो रहा है? प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा। प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो आंसर पे ज्यादा पड़ेगा। लास्ट क्विक रेशियो बढ़ेगी। भला क्यों? क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में 100 माइनस हो रहा है और नेट हमारा नीचे डिनोमिनेटर कम हो रहा है 5 से, तो इसकी वजह से ये हमारी ट्रांजैक्शन पहली हो गई और सबके ऊपर इफेक्ट आ गया। ठीक होगी बात? नेक्स्ट चले आप जरा वापस आए, मैं इसको करने लगा हूं, अरेंज कर दूं यार, किसी ने नोट तो नहीं करना, एंट्री को इग्नोर कर। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? हाँ दाऊद, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है? सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम एट प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। मतलब क्या इसका? मतलब 100 रुपए की चीज को 100 में ही बेचा। स्लो मूविंग स्टॉक था, उसको मार्जिन पे नहीं बेचा, जितने का था उतने का बेच दिया। अच्छा, जब भी आपने ये रिमार्क्स लिखने हैं ना, ये वाले स्पेशल, हमने एंट्री पास करनी है और साथ उसका इफेक्ट देख लेना फार्मूले के ऊपर, ऐसा ही है जी। आपने परपेचुअल सिस्टम समझ के एंट्री पास करनी। जब भी एंट्री पास करना परपेचुअल सिस्टम से करना, फिर आपकी एंट्री ठीक हो, यानी इफेक्ट से जबरदस्त होंगे, वरना मुश्किल हो जाएगा। अब 100 रुपए की इन्वेंट्री आपने कितने की बेची है पता है? 100 में, तो एंट्री क्या होगी? सेल की एंट्री क्या होगी? अकाउंट रिसीवेबल या कैश डेबिट, एक्सपोजर 100 रुपए से, सेल क्रेडिट। अच्छा, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल कितनी है? बेचा तो 100 में है, कॉस्ट कितनी है? वो भी 100 ही है, उसने खुद लिखा है। नॉर्मल सेल ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है। नॉर्मल सेल ज्यादा होती है, कॉस्ट कम होती है, तो एंट्री क्या पास हो? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कितने से भला? 100। लाओ प्यारे भाइयों, आ जाओ जरा, फिर सबके ऊपर अलग अलग बयान देने हैं। जीपी रेशो, अच्छा ये देख लेना ना कि अच्छा इसमें कौन कौन सी चीज अफेक्ट कर रही है। कैश और इन्वेंट्री तो अफेक्ट करेगी नहीं। बताओ जनाब, जीपी रेशो की वजह से क्या फर्क पड़ेगा? अच्छा, सेल मेरी क्रेडिट हो रही है, जीपी कम होगा ज्यादा? जीपी ज्यादा हो गया। नीचे मेरी कॉस्ट ऑफ सेल भी डेबिट हो रही है, नो इफेक्ट। हाँ जी, वैसे तो बढ़ जाएगी उससे,
सेल का मतलब प्रॉफिट में ऐड हो रहा चलो मुझे इस ट्रांजैक्शन से बताओ जीपी रेशियो में क्या फर्क पड़ेगा? नो इफेक्ट, वो मैं नेट बता रहा कोई क्या? हूँ, नेट बता रहा हूँ जब नेट बता दे। नो इफेक्ट अच्छा नो इफेक्ट। जी। और खोल के बता अब, ग्रॉस बता। ग्रास मतलब सेल की वजह से उसमें प्रॉफिट में ऐड होगा, बढ़ेगी, और कॉस्ट कॉस्ट ऑफ सेल की वजह से तो ओवरऑल जीपी रेशियो पे नो इफेक्ट। कोई इफेक्ट नहीं। अच्छा ऐसा करो आशा के ना, आपका तो पेनल्टी बनती है, इन सब की पेनल्टी ऐड करके ना आज कुछ स्पेशल करते हैं। वो खोते हो, नीचे भी तो सेल लिखी हुई है, वो आपका जीपी प्लस माइनस होकर नील हो गया तो नीचे सेल भी तो बढ़ रही है। वो कभी भी जज्बात में आकर आंसर ना दिया करो, पूरी तरह से जवाब सोचो, पूरी तरह से। जीपी ओवर सेल है। अब देखें, चलो ऐसे आपको स्टाइल में नहीं लिखना आता ना, ऐसे लिखकर जीपी ओवर कैश और इन्वेंट्री से तो फर्क नहीं पड़ रहा। अब मुझे बताएं ये जो मेरा सेल है इससे मेरा जीपी बढ़ गया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल से मेरा जीपी, और नीचे सेल भी तो बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर नील इफेक्ट है, डिनोमिनेटर आपका बढ़ गया है, तो ओवरऑल प्रॉफिट पे क्या फर्क, जीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। लेकिन एक और बात भी बताता हूं डायरेक्ट, जब भी आप अपनी कोई चीज बेचो, सेल प्राइस अगर कम करोगे तो जीपी कम होना ही होना है। ये तो जीरो प्रॉफिट में बेच रहे हो आप। अगर हर 20 रुपए से 15 रुपए भी प्रॉफिट करते हैं ना, 20 से 15, तो जीपी रेशियो कम हो जानी थी, रिड्यूस सेलिंग प्राइस। तो ये तो सेलिंग प्राइस आपने कॉस्ट के बराबर ला के रख दी है, तो बात समय लगी है ना। तो ये हमारी जीपी रेशियो कम, पता भी चल गया क्यों कम हो गया, अब पता चल नहीं, अभी पक्का और होना है। पक्का होना है, इसमें एक दफा एडजस्टमेंट करवा लो, फिर मैं बताता हूँ आपको। जी एनपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? सोच लो। एनपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? वो भी कम होगी। उसकी वजह क्योंकि नेट प्रॉफिट में सेल प्लस हो रही है, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस हो रही है, और वो नील इफेक्ट हो गया, और नीचे सेल की वजह से हमारा एनपी रेशियो ओवरऑल कम हो जाएगा। एंट्री यही है। अच्छा करंट रेशियो, करंट रेशियो बढ़ेगी। चेक। अच्छा रुक जा, चलो रुक जाते भाई साहब, आपके पास किसी पिज्जा पॉइंट का नंबर है? है बड़ा। हाँ उनको ऑर्डर करो। मैंने बार बार कह रहा हूँ होशो हवास में जवाब देना है, होशो हवास में। इन्वेंटरी क्रेडिट होती है, हाँ स्टॉक हमारा हो गया था, अब वो करंट एसेट्स हमारा कम हो गया, कैश ही तो आ रहा है। कैश ही तो आ रहा है, हाँ फिर बढ़ेगा। हाय मान नो इफेक्ट। मतलब क्यों? क्योंकि करंट एसेट में कैश 100 से ऐड हो रहा है, इन्वेंट्री 100 से माइनस हो रही है, 100 प्लस हो रहा है, 100 करंट एसेट में ही हो रहा है। सेल और कॉस्ट ऑफ सेल से किसी जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि नो इफेक्ट होगा। 5 ट्रांजैक्शन है, अभी दूसरी है, और हर ट्रांजैक्शन के 6 इफेक्ट है। ठीक है, नहीं कर दो। नेक्स्ट, इस ट्रांजैक्शन की वजह से मेरे स्टॉक टर्नओवर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? अच्छा पहले ना आपने ना ये नहीं, बुक से नहीं देखना, यहां से देखना है। बुक तो होनी नहीं चाहिए किसी, बुक बंद कर दो। जिसके पास भी बुक है ना मोबाइल पे, ये बुक बंद होनी चाहिए। यहां से सारा कुछ मैंने लिख दिया है, और ये आपने याद थोड़ी करना है, इसमें तो बस ट्रिक सीखना है। जी स्टॉक टर्नओवर पे क्या फर्क पड़ेगा तंजीला? नो इफेक्ट।
इंक्रीज कर दिया। हाँ दाऊद, नो फैक्टर। अवैस, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। ईमान, इंक्रीज, इंक्रीज, नो इफेक्ट। ज्या, डबल ज्या, हाँ जी, वो इतने तो वो पीर तवीज लिखते वक्त टाइम नहीं लगाता। हाँ हाँ, तो कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, कम होगा। अब आप किसी ने कहा बढ़ेगा, किसी ने कम होगा, किसी ने कहा नो इफेक्ट होगा। अदील ने कहा जी नो इफेक्ट होगा। इस वक्त मतलब आज कल्ला अदील ही काफी है। देख जरा, कैश का तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। कॉस्ट ऑफ सेल पहले से बढ़ रही है जी 100 से, जी बढ़ गई कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, स्टॉक नीचे कम हो गया, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ गई जी और नीचे वाली वैल्यू कम हो गई। तो ये तो डबल से बढ़ेगा, ऊपर वाली वैल्यू बढ़ रही है, नीचे वाली वैल्यू कम हो रही है, तो इसमें तो एक दोनों की वजह से बढ़ रहा है। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ रही है, इस वजह से बढ़ गया, और नीचे स्टॉक भी कम हो रहा है, इस वजह से भी बढ़ गया। डबल तो इंक्रीज। आप ढूंढे ढूंढे कोई ऑफर ढूंढे। नेक्स्ट, पीबी, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। मुझे लगता है ये एक ही सवाल होना है। चले, हाँ जी, कम होगा। कोई फर्क नहीं आएगा। रिजवान बता दो बता दो बता दो, मैं काउंट कर ही जा रहा हूं सारों को, रेशियो के साथ हिसाब किताब लगेगा। हाँ दिल, दिल ना बहुत बड़े बड़े यानी लोगों की बद्दुआएं इसके साथ हैं, एमए की तो खास तौर पे। बताओ, बोल इंक्रीज, डिक्रीज, इंक्रीज, डिक्रीज। इकबाल, इंक्रीज, डिक्रीज। इंक्रीज। तंजीला, कम होगा। जमान, नो इफेक्ट होगा। अब चेक करें। अच्छा, इस पूरी ट्रांजैक्शन से एनसीए पे तो कोई फर्क नहीं आ रहा, क्योंकि कोई एनसीए है ही नहीं। डन। अब आ जाते हैं पीबीआईटी के ऊपर, प्रॉफिट के ऊपर। सेल प्रॉफिट में प्लस होगी, कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होगी। नो इफेक्ट। मैंने कहा नो, सर ने सुना, नो इफेक्ट। सर ने सुना कब कभी। देखिए ना, प्रॉफिट का कोई भी एलिमेंट हो ना, एचपीएल का कोई भी एलिमेंट, अगर वो डेबिट हो रहा हो तो प्रॉफिट को कम करता है, क्रेडिट हो रहा तो प्रॉफिट को ज्यादा करता है, प्रॉफिट को। और कॉस्ट ऑफ सेल को हम तो प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट देख रहे हैं, तो प्रॉफिट के ऊपर सेल क्रेडिट हो रही है, प्लस हो जाएगा, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट हो रही है, माइनस हो जाएगा। तो 100 ही प्लस 100 ही माइनस। चल, अब बोलना नहीं है, बोलना तो है, बोलना तो मैंने बुलवाना तो है। बस अपनी परसेंटेज याद रखना कि कितने सवालों में कितने ठीक थे, कितने गलत थे। असल रेशो था आप भाई, क्विक रेशो। अब क्विक रेशो कम हो जाएगा। चलो जी, अफीफ भी गया। कैश 100 से ऐड होगा और स्टॉक जो 100 कम से कम होगा, नहीं 100 से कम होगा। हाँ, वही स्टॉक कम से कम होगा, वो माइनस हो रहा है ना स्टॉक। तो कैश को हाँ, कैश आएगा, स्टॉक कम हो गया तो क्या, नो इफेक्ट। आपने भी अफीफ को तो नहीं सुन लिया कहीं। जमान,
अच्छा, आपने कहा कम होगा और आपने कहा नो इफेक्ट होगा। इकबाल, बढ़ेगी। आसफा, बढ़ेगी। ईमान, बढ़ेगी। तू फालना में निकाली जा रहा है। ये डायरेक्ट कर, छोड़ उसको लिख कर करने का, तो फिर भी गलत हो जाए तो फिर तो डबल पड़ता है आपको। कम होगी या बढ़ेगी, या कोई इफेक्ट नहीं आएगा, और बढ़ेगी। ठीक, वो ये देखो स्टॉक तो उसके अंदर है ही नहीं, क्विक रेशो के अंदर कहां स्टॉक तो है ही नहीं। तो भाई करंट एसेट में बताओ, करंट एसेट जो क्विक रेशो के अंदर लिखते हैं उसके अंदर करंट एसेट्स में स्टॉक होता है माइनस। आप जो सारे करंट एसेट लिखोगे स्टॉक के साथ लिखोगे या विदाउट स्टॉक लिखोगे? इसका मतलब उन करंट एसेट का स्टॉक माइनस नहीं कर रहे हो, स्टॉक तो निकाल दिया आपने। इसका मतलब है क्विक रेशियो के ऊपर स्टॉक का इफेक्ट आता ही नहीं है। क्विक रेशियो पे स्टॉक का इफेक्ट आता ही नहीं है। अब सिर्फ कैश बच गया, तो कैश भी डेबिट हो रहा है। इसका मतलब है आपके पास न्यूमिनेटर बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर सेम है, तो ओवरऑल बढ़ेगी। ठीक होगी बात? चलो, हमने ऑर्डर नहीं किया अभी तक। कर दो बताएंगे तो मैं बोलूंगी कैसे, क्या बताना, क्या दो कर दो। क्या सर, कितना, क्या, कब, कैसे कितना ऑर्डर बंदे की नहीं, तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 10 11 हाँ तो तेरा के हिसाब से, अपने हिसाब से ना करना, नॉर्मल हिसाब से करना। ठीक है, चले जी नेक्स्ट, चले जी करते हैं खत्म। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, अच्छा ये आसान है, इसमें इतना कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर भी आप हिम्मत कर सकते हो। रिकवर डेटर बैलेंस बाय ऑफरिंग कैश डिस्काउंट 10%। रिकवर डेटर बैलेंस बाय ऑफरिंग 10% कैश डिस्काउंट, राइट। अब पहले तो एंट्री बनाओ, फिर क्योंकि फार एंड, अभी तो मैंने आपको इतना आसान तरीका बता दिया, अभी तो मैं अगर एंट्री के बगैर आपसे पूछता तो फिर तो रंग लग जाने थे जी। एंट्री क्या पर बनेगी? एंट्री कैश डेबिट 90 से, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 10 से, और अकाउंट रिसीवेबल, माशाल्लाह जी, तो बहुत ही फिर से अच्छा सवाल आ गया है ना। यस सर, ये तो एक ही सवाल काफी था। हाँ जी, जीपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? हाँ जी, जीपी रेशियो कम होगा या ज्यादा होगा? कम। रिजवान कुछ सोच रहे हो? बताओ, सोचो। अच्छा, कैश और अकाउंट रिसीवेबल तो फर्क नहीं आएगा जी, और डिस्काउंट अलाउड का दोनों पे फर्क आएगा। जीपी पे भी फर्क आएगा, सेल पे भी फर्क आएगा, क्योंकि आपको ये सेल में से भी तो माइनस होता है डिस्काउंट अलाउड। या डिस्काउंट अलाउड लिखते हो या सेल लिखते हो, ऐसा कभी सोचा नहीं आप लोगों ने? यस, या सेल लिखते हो या डिस्काउंट रिसीव्ड की जगह या परचेज लिखते हैं। तो डिस्काउंट अलाउड की वजह से हमारी सेल, अब अगर आपको टेंशन हो रही है ना, तो आप डिस्काउंट अलाउड की बजाय सेल लिख दें, क्योंकि या तो ये डायरेक्ट सेल डेबिट हो जाता है या जाकर सेल को माइनस करता है, तो नीचे नेट सेल्स आ रही होती है।
अब बताओ नो इफेक्ट या सेल कब हो रही है, डिक्रीज हो जाएगा। सेल कम हो रही है, जीपी भी कम हो रहा है, सेल भी कम हो रही है, जीपी भी कम हो रहा है। हाँ जी, अवैस और अदील भाई का ना डबल करना, ठीक है ना। अभी अभी मैंने कहा है कि दोनों साइड पर सेम इफेक्ट हो तो खुदा का खौफ करें, नो इफेक्ट नहीं होता। अभी मैंने करंट रेशियो में लिखवा कर चेक करवाया है कि 20-20 रुपए पे किए थे, किया था ना। ये एक ही सूरत में बराबर हो सकता है, एक ही सूरत में, अगर पहले ऊपर नीचे बराबर हो। तो अगर देखिए, अगर न्यूमिनेटर में प्लस माइनस हो रहा है या डिनोमिनेटर में सेम प्लस माइनस हो रहा है, फिर नो इफेक्ट होता है। अगर डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर में सेम इफेक्ट आए तो याद रखें नो इफेक्ट नहीं होता। अब बताओ कैसे याद करो डबल। सर मुझे क्वांटिटी बता दे कितना ऑर्डर करना है मेरे साथ। मुझे क्या पता ना, मतलब मैं तो अपने साथ कितना होना चाहिए, हाँ, इकबाल से भी नहीं पूछना। मेरे हिसाब से आपके हिसाब से, हाँ अच्छा आप बताते हैं। एक लार्ज पिज़्ज़ा में 6 स्लाइस होते हैं, तो आप एक एक स्लाइस बहुत है, स्लाइस तो ब्रांड भी नहीं होती। चलो लार्ज में 8 होते हैं मेरे ख्याल में। चलो 8 कर दो तो छोटे होंगे। चलो एक के दो कर दे तो कितने हो जाएंगे? नहीं मतलब 13 है, 13 लोग हैं ना। 28 28 डिवाइडेड बाय 14 28 28 आते हैं, 8 16 3 कर चले कोल्ड ड्रिंक्स की वो एक ही बहुत है। चले जी। अभी वैसे तो अगर इसके हिसाब से अगर हम चले ना, ये तो मुझे लगता है अगर तीसरी रेशियो है अभी हमारी। पिज़्ज़े की देख बन जानी है। अब जरा फोकस आ जाए वापस, फिर वापस उधर ही जीपी रेशियो पे खड़े हैं हम। इससे जीपी रेशियो कम होगी या ज्यादा होगी, इस फिर तो कर बंद। दिमाग पे जोर देना, वैसे मैं तो हर करवाऊंगा, इंक्रीज होगी। हाँ वैसे common sense is a sense which is not common, which is not existent. हाँ जी, अब सुने, पहली बात ये देखें, अब यहां पर थोड़ी कॉमन सेंस अप्लाई करनी है, क्योंकि जब ऊपर नीचे सेम इफेक्ट आता है तो हमने ये देखने होते हैं लोअर साइड कौन सी है। गॉट इट? जब ऊपर नीचे सेम इफेक्ट आता है तो हम कौन सी साइड देखते हैं? लोअर साइड, क्योंकि उसी में जीपी ओवर सेल, जीपी थोड़ा होगा या सेल थोड़ी होगी? जीपी थोड़ा होगा, जैसे सेल तो हमेशा ज्यादा होगी, इसका मतलब जीपी थोड़ा है, और हमारे सेल भी कम हो रही है, जीपी भी कम हो रहा है, तो मतलब जीपी कम हो रहा है। जी जीपी भी कम हो रहा है और सेल भी कम हो रही है, तो हमने किसको फिर कम मानना है? लोअर वाली साइड को। तो जीपी लोअर होता है, इसका मतलब जीपी कम हो रहा है, तो जीपी कम हो रहा है तो ये रेशियो कम हो जाएगी। जी सर, बात समझ लगी? जी सर, राइट, ओके हो गया। इकबाल दाऊद को नहीं समझ लगे अभी? चल ये लग समझ गया। जो मर्जी कह रहे, जितना ज्यादा जाएगा ना वो कम प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं। कुछ चीजें डायरेक्ट, क्योंकि पेपर में हमें टाइम भी बचाना है, पेपर के लिए ट्रिक इस्तेमाल करना है, पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट, सीखने के लिए कॉन्सेप्ट। पेपर में कॉन्सेप्ट में जाएंगे ना तो कभी पेपर पूरा नहीं होता, याद रखें। तो मैंने आपके लिए दोनों के लिए तैयारी करवा दी, ताकि आपका पेपर भी पास हो जाए और आपको चीजों की लग समझ जाए। ठीक है, अब आए जरा एनबी रेशो।
कम एनपी रेशो कम ये भी कम होगी क्योंकि प्रॉफिट तो कम होगा, प्रॉफिट ओवर सेल, प्रॉफिट ओवर सेल। तो नेट प्रॉफिट कम होगा तो कम वाली साइड को हमने देखना है, दोनों ने कम होना है, एनपी भी कम हो रहा है, सेल भी कम हो रही है। तो हमने कौन सी साइड देखनी है जब सेम इफेक्ट आ रहा है ऊपर नीचे? लोअर वाली साइड। लोअर वन जी करंट रेशो, करंट रेशो हाँ कम हो रही है या ज्यादा हो रही है? कम हो रही है। भला क्यों? 90 प्लस हो रहा है, 100 माइनस हो रहा है एक ही साइड पे, मतलब कैश प्लस हो रहा है 90 से और अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट में माइनस हो रहा है। तो नेट इफेक्ट क्या हुआ? नेट इफेक्ट 10 से आपका करंट एसेट कम हो गया, पैसे आए थोड़े, रिसीवेबल ज्यादा कम हो गया। तो ओवरऑल हमारी ये रेशियो जी स्टॉक टर्नओवर बढ़ेगा, स्टॉक टर्नओवर बढ़ेगा या कम होगा? हाँ वैस हाँ बढ़ेगा। अफीफ जुमान ने तो नीचे मुंह कर लिया है, टेंशन क्यों लेता है? तुझे 3 स्लाइस दे देंगे। बढ़ेगा बढ़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ईमान नो इफेक्ट आएगा। आपने किताब तो नहीं खरीदी? फिर ठीक है। मतलब कि लो इफेक्ट। नहीं वैसे पूछा। तंजीला हाँ जी इसका है नो इफेक्ट। मुझे ये बता इसमें ऐसी कौन सी तीनों में से चीज है जो कॉस्ट ऑफ सेल या स्टॉक को छेड़ेगी? स्टॉक तो है नहीं, डिस्काउंट अलाउड कॉस्ट ऑफ सेल में आता है? ऊपर सेल में से माइनस वो कॉस्ट ऑफ सेल का फार्मूला आता है आपको? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस कैरेज इन माइनस डिस्काउंट रिसीव माइनस परचेज रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। ये कॉस्ट ऑफ सेल है सारी तेरी। कॉस्ट ऑफ सेल में वो जीपी में आता है, वो सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर डिस्काउंट रिसीव्ड आता है, डिस्काउंट अलाउड तो आता ही नहीं है। नहीं समझ लगी? हाँ तो फार्मूले पे वो चीज आ तो रही हो ना किसी तरह से। हाँ जी रिटर्न ऑन एसेट पे, रिटर्न ऑन एसेट पे, नॉन करंट एसेट पे कम ज्यादा नो। तसल्ली से, अब तो जो होना तो हो चुका है, अब तसल्ली से क्या होगा? डिक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। ईमान डिक्रीज। देखें कैश और अकाउंट रिसीव तो इफेक्ट कर नहीं रहे, पीछे रह गया डिस्काउंट, वो प्रॉफिट को कम कर रहा है। इसका मतलब है न्यूमिरेटर कम हो गया बस। इसका मतलब है पहले से क्विक रेशियो कम होगी क्योंकि उसमें कैश 90 से प्लस हो रहा है, रिसीवेबल 100 से माइनस हो रहा है, तो नेट 10 माइनस हो रहा है। लो जी शुक्र करो 3 रेशियो होगी, आधा क्रॉस कर गया, 5 टोटल है। चले नेक्स्ट है जी, इसकी एंट्री किए बगैर कोशिश करेंगे। वैसे तो एंट्री भी पास कर सकते हैं, एंट्री किए बगैर कोशिश करेंगे क्योंकि एंट्री वाला खत्म हो गया मामला। हाँ जी कहता है ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स of 90 days which would increase sales at existing margin। सवाल ये है ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ 90 डेज, क्या वो कहता है जी पहले हम उधार कम दिनों के लिए देते थे, फिर हमने उधार ज्यादा देना शुरू कर दी तो सेल बढ़ गई। पूरी लाइन को गौर से पढ़ना है। ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स 90 डेज, एक तो ये आपने अगर इसका हमने वो जब कलेक्शन पीरियड गिवन होता ना तो उसके ऊपर भी इफेक्ट आने थे जी। इसका कलेक्शन पीरियड कम हो जाएगा ज्यादा,
बढ़ गया कलेक्शन, क्योंकि 90 दिन हमने खुद बढ़ा दिए। विल इंक्रीज सेल, सेल पहले से ज्यादा हो गई, एग्जिस्टिंग मार्जिन, ठीक होगी बात, ये बात याद रहेगी। चले चल जीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? आपने खामोश रहना क्योंकि आपने ये क्लास ले लिया। हाँ जी, जीपी पे क्या फर्क पड़ेगा? करो करो जरा, निकालो कैलकुलेटर अपने, जो करना करो, करके बताओ। जीपी कम होगा ज्यादा होगा, नो इफेक्ट आएगा। सेम अमाउंट से बढ़ेगी तो फिर सेम अमाउंट वाला फिर मसला आ गया। मसला तो वही है, मैं इनवॉइस जा रहे हाँ बढ़ेगा। अफीफ चलो, दाऊद सोच रहे हो, नॉट रिस्पॉन्डिंग, दिमाग से आवाज आना बंद हो गई है। हाँ इकबाल सोचे सोचे, आपका नो इफेक्ट है, आपका नो इफेक्ट है। अच्छा उसने खुद ही लिखा हुआ एग्जिस्टिंग मार्जिन, उसने खुद ही लिखा है एग्जिस्टिंग मार्जिन, कहता है सेल मेरी बढ़ेगी। देखिए आपका जीपी तब कम होता है जब सेल प्राइस कम हो, राइट? जब सेल प्राइस कम होता है, चाहे वो नुकसान पे बेचे तो भी जीपी कम हो जाएगा। अपनी ओरिजिनल सेल वैल्यू से ज्यादा करेगा तो जीपी ज्यादा होगा, कम करेगा तो जीपी कम होगा। दूसरी साइड पर परचेज की वजह से हमारा जीपी अफेक्ट होता है। बस दो ही चीजें हैं जीपी को अफेक्ट करने के लिए। अब इस सवाल के अंदर उसने खुद कह दिया है एग्जिस्टिंग मार्जिन। एग्जांपल कुछ भी नहीं होगा भाई, एग्जिस्टिंग मार्जिन का मतलब क्या है? ओके करके दिखाएं। देखें आपने अपना स्टॉक बेच रहे हो, आपका पहले जो स्टॉक बिक रहा है ना वो 5 यूनिट बिक रहे हैं, और इस 5 यूनिट की जो कॉस्ट आपकी पड़ती है ना आपको, वो 100 रुपया पड़ती है, और आप इसको सेल करते हो 140 रुपए का, ठीक है? अब मुझे बताओ आपका जीपी कितना है इसमें? जीपी आपका, और सेल आपकी कितनी? सेल 140। आप मुझे बता सकते हो कि इसकी जीपी रेशो क्या आएगी? 40 ओवर 140 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना आ गया? यही बनेगा ना जीपी रेशो का फार्मूला, 28.5 डन। अब आपने कहा कि अपने कस्टमर को कहा कि भाईजान खुले दिल के साथ लें, पैसे की कोई टेंशन नहीं, पहले 30 दिन थे 90 दिन दे दिए उनको। आपकी 5 की बजाय ना यूनिट बेचना 15 या 12 बिके, लेकिन हर यूनिट की कीमत कितनी है पर यूनिट? ठीक है। अच्छा इसको 5 से मल्टीप्लाई करके देख लें, ये चले इसको रहने देते हैं, ये पर यूनिट की 20 रुपए का हुआ जी, और ये पर यूनिट सेल कितने की हो रही है? 240। 140 को 5 पे डिवाइड करना, 28 रुपए। 20 रुपए का यूनिट हम किस में बेच रहे हैं? 28 रुपए में। अभी भी ऐसा ही करना है, हमारा 20 रुपए का यूनिट कितने का बिकेगा? 28 रुपए का। अब मुझे मेरा जीपी एक यूनिट के ऊपर कितना आ रहा है? 8 रुपए। तो 12 यूनिट पे कितना आएगा? 96। ऐसा ही है। अब मेरा फार्मूला बनेगा जीपी ओवर सेल। मेरे जीपी आ गया 96, मेरी सेल कितनी है पहला? 12 यूनिट 28 के हिसाब से कितना? 336 मल्टीप्लाई बाय 100, यही आंसर है 28.57। चले वो तो ऐसे ही ना, वो पर यूनिट के चक्करों में चले गए। आपका एक यूनिट आप 20 रुपए का खरीदते हो, 25 रुपए का बेचते हो, राइट? आप 5 रुपए कमा रहे हो एक यूनिट पे, आपका जीपी रेशियो हो गया 5 ओवर 25।
यही बनेगा ना, मल्टीप्लाई बाय 20%। जी आप अगर 2 यूनिट बेचोगे तो आपको 10 रुपए प्रॉफिट होगा, क्योंकि 1 यूनिट पे 5 हो रहा है, तो 2 पे 10 होगा। अगर 10 आपका जीपी है तो सेल भी तो 50 हुई, 50 और उसी मार्जिन से काम हो रहा है, उसी मार्जिन से, 20 तो ये 20% आ जाएगा। 3 यूनिट बेचोगे 75 को, 15 को 75 पे डिवाइड कर दो, मतलब जब उसने मार्जिन चेंज ही नहीं किया तो हमें तो किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, उसने कहा मार्जिन वही है, तो जीपी रेशियो पे कोई फर्क नहीं आ रहा। एनपी रेशियो बढ़ जाएगी पहले से, एनपी रेशियो पहले से बढ़ेगी, मतलब क्यों? क्योंकि सेल ज्यादा हो गई और प्रॉफिट एक्सपेंस जो फिक्स्ड है वो तो वही रहे, एक्सपेंस हमारे चेंज नहीं हुए, प्रॉफिट पहले से बढ़ गया। ओके होगी बात? तो एनपी रेशियो जीपी रेशियो पे कोई फर्क नहीं आएगा। देखो ना, कभी कभी ऐसा होता है जीपी रेशियो हमारी कम हो रही होती है, एनपी रेशियो फिर भी बढ़ रही होती है, याद है ना? वो जब हम डिस्काउंट दे देते हैं तो हमारी जीपी रेशियो कम हो जाती है ट्रेड डिस्काउंट देकर, और हमारी एनपी रेशियो बढ़ जाती है क्योंकि सेल बढ़ जाती है। तो जनाब इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एनपी रेशियो पहले से ज्यादा हो जाएगा। आपकी सेल ज्यादा हुई है, आपने एग्जिस्टिंग मार्जिन के ऊपर सेल किया, राइट? बताओ करंट रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? लायबिलिटी बढ़ेगी, क्रेडिट सेल कर रहा है, हाँ, तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा, स्टॉक भी तो कम होगा। जब भी मैंने आपको क्या कहा है, हमेशा याद रखें, जब भी सवाल आए ना सेल का, आपने परपेचुअल सिस्टम वाली 2 एंट्रीज पास करनी है। एक एंट्री पास करनी है कैश टू सेल या अकाउंट सेल टू सेल, और दूसरी एंट्री पास करनी है कॉस्ट ऑफ सेल टू इन्वेंट्री। ये 2 एंट्रीज हमेशा पास करनी है। अगर ऐसी एंट्री पास नहीं करोगे तो आपके सारे टोटल इफेक्ट नहीं आएंगे। मैं एंट्री तो बाद में पास करवाता हूं, बताएं पहले करंट रेशियो पे कोई फर्क पड़ेगा या नहीं? बढ़ेगा। अकाउंट रिसीवेबल प्लस हो रहा है, स्टॉक माइनस हो रहा है, क्या सेम अमाउंट से होगा? मुझे बताओ, अकाउंट रिसीवेबल प्लस और स्टॉक सेम अमाउंट से प्लस माइनस होगा? स्टॉक तो कम, स्टॉक तो कॉस्ट पे होता है। अच्छा, यही बात सेकंड पॉइंट में थी, उसमें नो इफेक्ट था। ये देखो, ये वो वाला है नो इफेक्ट, भला क्यों था? उसने अपना सेम अमाउंट पे बेचा था, जितने का स्टॉक था उतने का बेच दिया था, लेकिन अब तो मार्जिन पे बेच रहा है। देखिए एंट्री पास करके दिखाऊं, अकाउंट रिसीवेबल टू सेल एक एंट्री होनी है, और फिर एंट्री होनी है कॉस्ट ऑफ सेल टू अकाउंट स्टॉक। लेकिन अब मुझे ये बताओ कि क्या ऊपर नीचे वाली अमाउंट सेम हो सकती है? नॉर्मल तो नहीं होती, हो तो सकती है, हुई भी थी एक दफा, लेकिन उसके अंदर क्वेश्चन के अंदर उसने खुद बताया था कि जितने का स्टॉक है उतने का बेचा, लेकिन अब तो मार्जिन पे बेच रहा है, तो हो सकता है ये 120 हो और ये। अब आप अपने अपने इफेक्ट हर जगह देख सकते हो, वो बात समझ रहे हो ना? चलें जी, अब बताएं स्टॉक। अच्छा, करंट रेशियो चेक कर लिया, 120 करंट एसेट बढ़ेगा और 100 से स्टॉक कम होगा, तो नेट हमारा अकाउंट बढ़ गया। नेक्स्ट आए जरा, नेक्स्ट स्टॉक टर्नओवर। बताओ, आपके सामने है सारा सवाल, स्टॉक टर्नओवर बढ़ेगा कम होगा? नहीं, चेंज आएगा। ये ना फीफ को भी डबल ही कर दे। अल्लाह के बंदो, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा हो रही है, स्टॉक कम हो रहा है, कॉस्ट ऑफ सेल ज्यादा, न्यूमिनेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, ये तो दोनों ही बढ़ा रही हैं चीजें। अच्छा, डायरेक्ट चीज बताऊं, डायरेक्ट ये होता है कि जब भी स्टॉक बिके, चाहे नुकसान पे क्यों ना बिके, टर्नओवर तो बढ़ता ही है ना। टर्न का मतलब ही यही है, स्टॉक बिका है तो ये तो धड़ाधड़ देकर आए, एक दफा भी बिके तो टर्नओवर बढ़ जाता है। टर्नओवर का मतलब क्या? स्टॉक बिका है तो टर्न है,
उसकी बारी आई बिकने की। चलें जी, हाँ जी, रिटर्न ऑन एसेट। अच्छा, जब थोड़ी सुस्ती आने लगे ना तो पिज्जा के बारे में सोच ले, फिर बंदा थोड़ा एक्टिव हो जाए। रिटर्न ऑन एसेट देखें, प्रॉफिट 120 से बढ़ रहा है, 100 से कम हो रहा है, एनसीए पे कोई फर्क नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है इंक्रीज। मजे बात तो क्विक रेशियो में है, सारा मजा तो क्विक रेशियो में पड़ा हुआ। तो लेना नहीं है बढ़ेगा, सिर्फ बढ़ेगा। देखो ना, आपका दिमाग अभी तेज से काम करने लग गया। और आखिरी, और वो मैं करूंगा बगैर एंट्री के, और आपको भी वो इतनी एंट्री समझ जल्दी नहीं लगेगी। तो देखते हैं लास्ट, इंजॉय करते हैं, खूब इंजॉय करते हैं, ठीक है। अच्छा, कैलकुलेटर भी नहीं इस्तेमाल करना, सिर्फ जजमेंट इस्तेमाल करनी है। फिर एंड पे मैं सारा डिस्कस तो करना ही है जी मेरे भाई। सिंपल लिखा हुआ है, डिस्पोज ऑफ थोड़े से नॉन करंट एसेट एट गेन। आपने कुछ नॉन करंट एसेट गेन पे बेच दिए, राइट, समझ लग गई। हमने कोई नॉन करंट एसेट गेन के ऊपर, लॉस पे नहीं, गेन के ऊपर बेच दिया। ट्रांजैक्शन याद रहेगी? आओ जरा, कहां से शुरू करें, जमान से। जीपी रेशो, नॉन करंट एसेट गेन पे बेचा है, गेन और डिस्पोजल है, जीपी रेशो लिखना ना ऐसे ही बताओ। प्रोफेशनल जजमेंट, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। नो इफेक्ट जीपी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एनपी, एनपी बढ़ेगा, जीपी पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, भला क्यों? क्योंकि उसका कोई एलिमेंट ही नहीं है। एनपी बढ़ेगा, एनपी बढ़ेगा, ठीक है। करंट रेशो पे, करंट रेशो पेपर में जल्दी का काम शैतान का। आपको कभी कभी ऐसे लगेगा कि ये ऐसे वो तो दरमियान में फिर स्किप हो जाए, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज नो लिखना है, कुछ ना कुछ तो लिखी होगे। अब ये ना सोचना सारे एक जैसा लिख देंगे, चलो कुछ नंबर तो स्कोर होते हैं। हाँ जी, करंट रेशियो पे पड़े, उसकी वजह क्योंकि कैश आया है, एसेट बेचा है। कैश नहीं भी आया तो रिसीवेबल हो जाएगा। ओके, स्टॉक टर्नओवर, नो स्टॉक तो बेचा ही नहीं है, और स्टॉक टर्नओवर तब भी आता है जब स्टॉक बेचो तो। नेक्स्ट, रिटर्न ऑन एनसीए बढ़ेगा, उसकी वजह प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, और प्रॉफिट बढ़ रहा है और एसेट कम हो रहे हैं, ये तो दोनों वजह से बढ़ रहे हैं। क्विक रेशियो बढ़ेगा, किस वजह से भला? कैश की वजह से। नहीं, आसान नहीं था, प्रैक्टिस होगा। एंट्री वाला पेपर में अगर एंट्री किसे करना है तो ये एंट्री पास थी, कैश डेबिट, पीपीई डेबिट और गेन क्रेडिट, ये था। कैश डेबिट, सपोज दैट यहां पर 150 आया होगा, ये 120 का होगा और 30 ये होगा, इस तरह से एंट्री पास कर देते। गेन पे एंट्री लॉस वाली होती तो लॉस वाली एंट्री पास कर देते। अच्छा, एक लास्ट है, हमें पूछ लेते हैं, ये है कि आपने अच्छा नहीं किया ये इतना एंड पे, तो थोड़ा खूबसूरत सवाल देना चाहिए था। चलो देखते हैं, आपने एसेट बेचा लॉस पे, नॉन करंट एसेट बेचा लॉस पे, चले जी। जीपी के ऊपर ये वैसे ये तो खत्म हो गया ना, हमारा सवाल खत्म हो गया। जीपी पे और एनपी पे कम हो जाएगा, क्योंकि लॉस तो आना ही आना है। करंट रेशियो पे, करंट रेशियो पे पकड़ेगा। ये मैंने कहा कि आई कैप ने ना ये सवाल गलत दे दिया,
उससे एनसीएल लॉस वाला देना चाहिए था, उसने गेन वाला दे दिया। हाँ जी, करंट रेशो पे कम हो गई। काम हो गया जी। हाँ, और भाई नुकसान पे बेचा है, कैश तो आया है ना। मैं सोच रहा था कम आया कैश। कैश कम आया ना। तो कैश तो फिर भी आया है ना, ऐसे तो फिर भी बढ़ेगा ना। ये तो आई कैप ने, मैंने कहा ना धोखा दे दिया है। आई कैप को चाहिए था स्टॉक टर्नओवर, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट। थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा। आप मुझे ये बताओ, इस चैप्टर के साथ जो ज्यादती हो रही है ना एक्चुअल में, बोले क्या है, बच्चों को फार्मूले लिखवा के और उसके रिमार्क्स लिखकर, हर फार्मूले के रिमार्क्स लिखकर दे दिए जाते हैं और बच्चे याद करते हैं। क्या ये ऐसा टॉपिक है? ये टॉपिक तो प्रॉपर एक फाइनेंशियल एनालिस्ट का टॉपिक है। ये इतना बड़ा टॉपिक है ये, मतलब ये तो आसान भला अभी फार्मूले है ना, मतलब ये असल तो इसके एनालिसिस है ना जी। हाँ जी, याद नहीं है, कम हुआ ज्यादा रिटर्न ऑन एसेट, अभी कभी फंसा हुआ है। अब ये देखें ना, आपका प्रॉफिट हो रहा है कम और आपके नॉन करंट एसेट भी कम हो रहे हैं, राइट, दोनों कम हो रहे हैं, लेकिन नॉन करंट एसेट ज्यादा वैल्यू से कम हो रहे हैं। मतलब नॉन करंट एसेट तो ज्यादा वैल्यू से होगा ना, वो तो पूरा अपनी बुक वैल्यू से माइनस होगा और लॉस तो थोड़ा सा होगा। हाँ, अगर तो लॉस ज्यादा है, उसकी बुक वैल्यू से भी ज्यादा है, तो वो तो लॉस फिर ऐसा कोई हो सकता है कि मुझे नुकसान, फिर मैं बेचूंगा ही नहीं। तो मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है कि जितनी उसकी बुक वैल्यू है, तो नॉर्मल लॉस उसकी बुक वैल्यू से कम होता है। तो इसका मतलब मेरे नॉन करंट एसेट, सपोज दैट हम एंट्री अगर पास करते हैं, एंट्री तो आपको पता सब चीज का हल है। मेरे पास कैश आया 80 रुपए, लॉस आया 20 रुपए और पीपीई 100, ऐसे बना होगा ना कुछ। अब आप ये देखिए, इसके ऊपर हम इफेक्ट देख रहे हैं, प्रॉफिट में कितना माइनस हो रहा है और एनसीए से कितना माइनस हो रहा है 100, तो नीचे वाली अमाउंट ज्यादा कम हो रही है। नीचे वाली अमाउंट सेम इफेक्ट नहीं है। जब सेम इफेक्ट देखो, ऊपर नीचे सेम इफेक्ट हो, तो फिर हम लोअर साइड देखते हैं। ये तो सेम इफेक्ट है ही नहीं, ये तो 20 से 20 कैंसिल हो गए, 80 और डिफरेंट आ रहा है। तो इसका मतलब है ये ओवरऑल बढ़ता, अगर लॉस होता लॉस पे बेचते तो, और इसके ऊपर बढ़ेगा। और लॉस को ना देखना, लॉस कैश को देखना, ठीक है। तो पेपर में मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूंगा कि एंट्री पास करके काम करना। अगर आप एंट्री पास करके नहीं करोगे ना, तो फिर फंस जाओगे, ठीक है। और 35 भी यही क्वेश्चन है, 35 भी। लेकिन आई कैप का स्टाइल तो, मैं आई कैप से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस। उसकी वजह यह है कि ऐसा सवाल चुन के लेकर आता है कि बंदे के 14 तौबा के एकदम रोशन हो जाते हैं। हालांकि आसान चीज होती है, हर बंदे को पता होता है, फिर भी उससे कंट्रोल नहीं होती। एक छोटी सी बात पढ़ ले, ताकि जितना मैंने पहले वाली क्लास को पढ़ाया हम भी उतना पढ़ ले। तो वो है कि लिमिटेशन ऑफ रेशियो, लिमिटेशन ऑफ रेशियो। अच्छा, पेपर में एक दफा लिमिटेशन आई हुई है, 4 से 5 आपने लिखनी होती है, 4 से 5, उससे ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। अब लिमिटेशन, जाहिर सी बात है, ये जो रेशियो हम अफेक्ट देते हैं, ये तो आपको पता है हर एक अच्छे के बुरे और बुरे के अच्छे अफेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब इसके कोई ना कोई तो लिमिटेशन है। उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन इसका है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन यूज्ड, हम जो डाटा ले रहे हैं
वो फ्यूचर का डाटा ले रहे हैं या करंट डाटा ले रहे हैं, पिछला डाटा ले रहे हैं जो इस्तेमाल हो चुका है। जो डाटा इस्तेमाल ले रहे हैं सेल का, कॉस्ट ऑफ सेल का, सब डाटा ले रहे हैं, वो तो पिछला है, हिस्टोरिकल है, मतलब गुजरा हुआ डाटा है। और हम अपनी परफॉर्म प्लानिंग कर रहे होते हैं फ्यूचर के बारे में, फ्यूचर में तो कोई चेंज भी आ सकता है। तो कहता है इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है जो हो चुका है उसमें तो फ्यूचर में चेंजेस आ सकती हैं। सपोज दैट प्राइस चेंज हो सकती है, बारिश आ सकती है, जलजला आ सकता है, कोई कंडीशन चेंज हो सकती है, कोई मसला हो सकता है। तो हम सारा डाटा हिस्टोरिकल लेते होते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा इफेक्ट डाटा हिस्टोरिकल इस्तेमाल कर रहे हैं और बता फ्यूचर के बारे में रहे हैं, प्लानिंग फ्यूचर की हो रही है। कहता है वो तो इन्फ्लेशन हो सकती है, जंगी हालात हो सकते हैं। तो कहता है ये भी एक इसकी लिमिटेशन है, खामी है। दूसरा वो सबसे बड़ा वो कहता है कि कंपैरिजन करने के लिए ना बेस सेम होनी चाहिए। ये हम भी कहते होते हैं कंपैरिजन करने के लिए ना बेस सेम होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर हम जो कर रहे होते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को वर्सेस करंट इंफॉर्मेशन के साथ कर रहे होते हैं। ये क्या मतलब है? हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पड़ी होती है SOFP के अंदर, और करंट इंफॉर्मेशन कहां मिलती है? तो जो आपका SPL है तो वो फॉर द ईयर होता है ना, वो तो करंट ईयर का होता है। और SOFP के अंदर जो डाटा पड़ा होता है वो करंट होता है क्या उसके अंदर ऐसा नहीं होता जो 5 साल पुराना हो? इक्विटी कब की होती है? जब से बिजनेस शुरू किया था। तो आपका बेस ही सेम नहीं है। आप अपनी करंट डाटा की इंफॉर्मेशन को प्लस माइनस डिवाइड कर रहे होते हो हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ। ये तो बेस के खिलाफ है, एनालिसिस के खिलाफ है। तो ये भी इसकी लिमिटेशन है कि करंट इंफॉर्मेशन को हम कंपेयर कर रहे होते हैं हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के साथ, जो कि बेसिस बैलेंस ही बराबर, वो बेस ही सेम नहीं आ रही। नंबर 3, इन्फ्लेशनरी फैक्टर। इन्फ्लेशनरी इफेक्ट, इसका मतलब क्या है? इन्फ्लेशनरी का महंगाई हो जाना। देखिए सपोज दैट हमने कहा कि आपने ना 5 यूनिट बेचे 2017 के अंदर, किस रेट पे बेचे? 20 रुपए के हिसाब से। आपको टोटल रेवेन्यू कितना आया? 100 रुपए। अब हुआ ये कि फिर मुर्शिद का दौर आ गया 2020। अब आपने 4 यूनिट बेचे, लेकिन महंगाई माशाल्लाह होगी 1 यूनिट 50 रुपए का, और आपकी सेल कितनी हो गई? लो जी, आपने कहा मेरी तो सेल ही बढ़ गई। हालांकि आपका बिजनेस, उसका मार्केट शेयर कम हुआ है, आपके बिजनेस की ग्रोथ कम हुई है। बिजनेस की ग्रोथ ज्यादा नहीं हुई, बिजनेस की ग्रोथ कम हुई है। लेकिन किस वजह से रेवेन्यू ज्यादा आ रहा है? इन्फ्लेशन की वजह से। और रेशियो इन्फ्लेशन को कंसीडर ही नहीं करता। हालांकि उसे कंसीडर करना चाहिए ना, महंगाई को भी, लोकेशन को भी। लोकेशन की वजह से भी मसला आ जाता है। बात समझ रहे हो ना? तो इसका मतलब है लोग तो ये समझेंगे ना कि इसका सेल ज्यादा है, इसकी सेल ग्रोथ ज्यादा है। हालांकि सेल ग्रोथ तो यहां पर थी, तब 5 यूनिट सेल होते थे, हमारा एक कस्टमर कम हो गया है। तो कहता है इस इन्फ्लेशनरी फैक्ट भी कंसीडर नहीं करता रेशियो एनालिसिस। नंबर 4, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स। डिफरेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड एस्टिमेट्स आर यूज्ड। अच्छा, जब दो बिजनेस को हम कंपेयर करते हैं तो क्या जो वो अपनी यूजफुल लाइफ ले रहे होंगे, रेजिडुअल वैल्यू ले रहे होंगे, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन ले रहे होंगे, FIFO वेटेड एवरेज ले रहे होंगे, क्या दोनों बिजनेस का सेम होगा या हर एक का अपना अपना होगा? तो जब हर एक का अपना अपना होगा तो उनके तो प्रॉफिट भी चेंज होंगे, उनके नॉन कैश भी चेंज होंगे। हम कंपेयर फिर क्यों कर रहे हैं? मिसाल के तौर पर ये दोनों सीमेंट की फैक्ट्री हैं, क्या दोनों के बेसिस सेम होंगे? दोनों के बेसिस सेम नहीं हो सकते। तो इसका मतलब यह है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट के चेंज होने से रेशियो अफेक्ट होती है। नंबर 5, आप इसमें 4-5 बस याद करें ना, सब याद करने की जरूरत नहीं है। एक तो एग्रीगेट इफेक्ट होता है। एग्रीगेट इफेक्ट का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड एप्शन का या एक्यूमुलेटेड एसेट्स का इफेक्ट लेना। हालांकि हमने आज के डाटा को एग्रीगेशन के साथ कंपेयर कर रहे होते हैं। अच्छा, इसमें एक और होता है
बिजनेस कंडीशन, कंडीशन से क्या मुराद है? हालात, सिचुएशन, लोकेशन। मिसाल के तौर पर आप दोनों का गाड़ियों का बिजनेस है, एक का गाड़ियों का लोकेशन इतनी अच्छी है कि उसको उस लोकेशन की फेवर हो रही है, उसकी वजह से उसकी सेल बढ़ रही है, और एक बंदे की लोकेशन इतनी अच्छी नहीं है, हालांकि सारा कुछ है, फिर भी उसके बावजूद भी ना सेल उसकी नहीं बढ़ रही। फिर बिजनेस स्ट्रैटेजी, बिजनेस स्ट्रैटेजी की वजह से देखिए, एक बंदे ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया, दूसरे ने डिस्काउंट ऑफर नहीं किया, अब दोनों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। एक बंदे ने 1 गेट 1 फ्री कह दिया, दूसरे बंदे ने नहीं कहा, क्या वजह? बिजनेस स्ट्रैटेजी है। तो बिजनेस स्ट्रैटेजी पर भी डिपेंड करता है सेल, परचेज, सब कुछ। तो इस वजह से भी ये रेशियो के अंदर ये मसला होता है। हम तो सिर्फ क्या उठाते हैं? इंफॉर्मेशन उठाते हैं जी, प्लस माइनस करके डिवाइड करके रिमार्क्स देना शुरू कर देते हैं। बैकएंड पे इन्फ्लेशन का इफेक्ट इग्नोर हो गया, बिजनेस कंडीशन, बिजनेस स्ट्रैटेजीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट, ये सारे इग्नोर हो जाते हैं। ठीक हो गया? तो ये इसकी लिमिटेशन है। एक नजर पढ़ लेना और पढ़ के याद नहीं करना, रट्टा नहीं लगाना, सिर्फ एक एक लाइन आप लिखने के काबिल हो जाओ। विंडो ड्रेसिंग तो पढ़ लिया था ना? याद भी है विंडो ड्रेसिंग करते कैसे? अलाउंस फॉर बैड डेट्स इंक्रीज कर देना, एस्टिमेट चेंज कर देना, यूजफुल लाइफ, ये है, ये सब सवाल पेपर में आया हुआ, ये लिमिटेशन है। हिस्टोरिकल डाटा इस्तेमाल होता है, हिस्टोरिकल वर्सेस करंट होता है, इन्फ्लेशनरी इफेक्ट आता है, एग्रीगेशन का इफेक्ट होता है, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड पॉलिसीज होता है, बिजनेस कंडीशन है। अच्छा, इंटरप्रिटेशन, ये हमें पता है कि बिजनेस जो डिपेंड करता है ना रेशियो, वो करता है नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर, नेचर ऑफ द बिजनेस और नेचर ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। अब जब हम इंटरप्रिटेशन करते हैं कि जी 2:1 बेस्ट है, हो सकता है किसी की 1.5 रेशियो ही बेस्ट हो, डिपेंड करता है ना। इसमें तो हम अपने करंट एसेट ज्यादा लेके बैठे हुए हैं और इसमें हम अपने करंट एसेट कम लेकर बैठे हुए हैं। अब कम होने का फायदा बताऊं, हो सकता है हमने अपना स्टॉक इतना कम रखा हो कि हमें सेल हमारी ज्यादा अच्छी हो रही है और हम नहीं, वो तो नेगेटिव इफेक्ट है ना। पॉजिटिव बात करेंगे, अगर पॉजिटिव बात करेंगे तो हमारी होल्डिंग कॉस्ट कम हो जाएगी। दूसरा इसका ये होता है कि हमारे डेटर जल्दी पैसा दे देते हैं, हम अपना कैश अपने पास संभाल के नहीं रखते बल्कि इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम नॉन करंट एसेट खरीद रहे हैं। जब नॉन करंट एसेट खरीदेंगे पता ना करंट रेशियो खराब हो जाती है, बात समझ रहे हो ना? तो ये हमारी तरफ से कंप्लीट हो गया ये चैप्टर। अब आपने करना क्या है, इसकी अंग्रेजी भी कैलकुलेट करके एक नजर पढ़नी है। क्वेश्चन तो इसकी मेरे सॉरी, तो जितना बताया बस उतना ही पढ़े, ज्यादा रट्टा नहीं लगाना, बस समझना होता है इनको कि अगर कोई एमसीक्यूज बन गया तो कर लेना उसमें कवर। 34 तक तो पूरे हो गए ना सवाल? ये तो पुराना सवाल है। मैं थोड़ा सा हिंट बता देता हूं, अगर आपके क्वेश्चन ये देखिएगा। अच्छा, ये एक सवाल आगे 33 हो गया। आप 33 में देखें, डाटा उसने दे दिया, पूरा डाटा दे दिया, और डाटा दिया कितने सालों का? 16, 17, 18। इसका मतलब है 17 और 18 के लिए एवरेज फाइंड हो सकती है। जहां जहां एवरेज चाहिए, कहता है वर्किंग कैपिटल साइकिल बताएं और लिक्विडिटी रेशियो बताएं 18 और 17 की। अब याद रखें, उसने पूछा है वर्किंग कैपिटल साइकिल, वो 3 रेशियो बतानी है। उसने पूछा है लिक्विडिटी रेशियो, तो करंट और क्विक रेशियो बतानी है, बस। इसके अलावा आपने नई चीज कोई नहीं बतानी। ये नहीं बताना कि मुझे वर्किंग कैपिटल रेशियोज भी आती हैं, टर्नओवर वाली, वो नहीं, उसने पूछी नहीं है। Suggest 3 possible measure that can be taken to improve working capital cycle। वो मैंने आपको 6-7 लिखवाई थी, उनमें से 2-3 जो पसंद है लिख देना। फिर क्वेश्चन आ गया इसका 34। ये अच्छा सवाल था, लेकिन ये है कि एडिशनल इंफॉर्मेशन ने इसको आसान बना दिया। देखें, QL renew a large contract with customer. It is renewed contract. Extended credit terms were given to customer. Law. Extended credit terms है, NP रेशियो बढ़ जाएगा, GP नहीं, NP रेशियो
बढ़ जाएगा इसकी वजह से, अगर बढ़ रहा है तो, अगर हमने मार्क्स देने हैं। इससे हमारा जो कलेक्शन पीरियड है ज्यादा जल्दी कम मतलब बढ़ जाए, जल्दी मिल जाएंगे पैसे। वो कह रहा है एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म। अच्छा सब ठीक है। पेपर में भी ना रिलैक्स होके जवाब देना, ठीक होगी बात। और डेट टर्नओवर से क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ जाएगी क्योंकि सेल बढ़ गई ना, रिसीवेबल बढ़ गया, डाटा टर्नओवर का मतलब सेल बढ़ गई, क्रेडिट सेल बढ़ गई, स्टॉक टर्नओवर बढ़ेगा। ओ भाई सेल बढ़ेगी, आपने कस्टमर को ज्यादा टाइम दिया, सेल बढ़ेगी, स्टॉक टर्नओवर बढ़ेगा, डाटा टर्नओवर बढ़ेगा, उसके बाद रिकवरी पीरियड कम हो जाएगा, एनपी रेशियो बढ़ेगा। ठीक हो गया। नेक्स्ट, अ मेजर सप्लायर एग्री टू रिड्यूस द प्राइस बाय 10% ऑन द कंडीशन कैश परचेज ओनली। कहता है मैं आपको 10% कीमत कम कर दूंगा, लेकिन आप ऐसा करना कि मुझे पैसे जल्दी देना है। This reduction helped QL to avoid increase in prices of its product despite increase in the price of competitor। अच्छा, हमें ना परचेज करंट रेशियो के पे क्या फर्क पड़ेगा? करंट रेशियो इसकी वजह से कम हो जाएगी, भला क्यों? कैश परचेज कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं? लिक्विडिटी पोजीशन हमारी थोड़ी वीक हो जाएगी, लिक्विडिटी पोजीशन हमारी वीक हो जाएगी। ठीक होगी बात। और इससे क्या फर्क पड़ रहा है? 10% मेजर सप्लायर एग्री टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ 10% ऑन द कंडीशन ऑफ परचेज ओनली। कैश परचेज पर हमें कम कीमत पर, कॉस्ट कम हो रही है, जीपी रेशियो पे क्या फर्क पड़ेगा? जीपी रेशियो बढ़ जाएगी, भला क्यों? हमारी परचेज प्राइस कम हुई है, परचेज कॉस्ट कम हुई है। तो हमने ये वजह लिखनी है अपने रेशियो के साथ। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल डिमांड वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू। अच्छा, शेयर इशू करके आप अपनी डिमांड पूरी कर रहे हो, हाई गियरिंग रेशियो या लो गियरिंग रेशियो? लो गियरिंग, क्योंकि आपने इक्विटी बढ़ा दिया है। अब इक्विटी बढ़ने से ना आपका रिटर्न ऑन इक्विटी भी कम हो सकता है, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कम हो सकता है, आपका डेट हाई लो गियरिंग हो जाए, लो गियरिंग हो जाएगा, क्योंकि आपने इक्विटी बढ़ा दिया, डेट ओवर इक्विटी है ना, तो आंसर कम हो जाएगा। आगे, अ पार्ट ऑफ द प्रोसीड फ्रॉम द इशू वर आल्सो यूज्ड टू प्रीपे अ सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ द लॉन्ग टर्म लोन। जो शेयर इशू किए थे ना, उसमें से लोन भी पे कर दिया, ये तो और लो गियरिंग हो गया, लोन भी पे कर दिया। एक ये होगा, हमारे एनपी रेशियो भी बढ़ सकता है क्योंकि इंटरेस्ट सेव हो गया, क्योंकि डिविडेंड तो एनपी में आता नहीं ना, हमारा इंटरेस्ट कॉस्ट कम हो गई। और बताएं, करंट रेशियो पे फर्क पड़ेगा? करंट रेशियो पे आपने शेयर इशू किए हैं तो कैश तो डेबिट कर रहे हो ना, कैश तो शेयर कैपिटल करोगे ना, नो लोड बाद में लॉन्ग टर्म लोन आप पे कर रहे हो, तो आपकी करंट रेशियो भी इस वजह से बढ़ेगी। उसके बाद QL disposed of its main warehouse in the last month of the year at a gain of 25 million. The sale proceeds are temporarily invested in short term investment. लो जी, करंट रेशियो भी बढ़ेगी, रिटर्न ऑन एसेट भी बढ़ेगा, और प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ेगी। अब ये वो वजह लिख सकते हैं हम, वो कहता है ना कि ऊपर वाले के साथ अगर हम की एनपी रेशियो बढ़ेगी इस तरह से। अब यहां पर इसके रिमार्क्स देखें जरा। GP margin reduction in cost due to discounted by major supplier। अच्छा, हमने तो उसने यहाँ पर लिखा नहीं, हायर या लोअर बताया नहीं, आपने फाइंड किया हुआ है हायर है या लोअर? जीपी रेशियो कम हुई थी ज्यादा, फाइंड नहीं किया आपने? 34 है कौन सा? और ये देखे ना, 9.5 से 11 से 6% हो गई, 3 से 7.5 हो गई, 2.5 से 5.10। इंटरेस्ट कवर का पता है ना, इंटरेस्ट कवर होता है इंटरेस्ट और प्रॉफिट ओवर इंटरेस्ट, प्रॉफिट ओवर प्रॉफिट बढ़ा, इंटरेस्ट कम हुआ, तो ये भी बढ़ जाएगा क्योंकि हमने लोन पे कर दिया है। ये वजह लाजमी लिखनी है, ठीक है। अब देखिए सारी बातें वही लिखेगा वो,
पहले बस मुझे ये बता दो कम हुआ या ज्यादा हुआ। ये हो गया ज्यादा, हाई हो गया, इंक्रीज हो गया। अब क्यों इंक्रीज हुआ, इसकी वजह पीछे वो 5-10% जो हमें डिस्काउंट नहीं मिला परचेज प्राइस पे। देखिए जीपी के ऊपर ना दो ही चीजें इफेक्ट करती है, सेल प्राइस और परचेज प्राइस। सेल प्राइस कम हो जीपी रेशियो कम हो जाएगा, सेल प्राइस बढ़ेगी जीपी रेशियो बढ़ जाएगा, परचेज प्राइस बढ़ेगी जीपी रेशियो कम हो जाएगा, परचेज प्राइस कम होगी जीपी रेशियो बढ़ेगा। अब नेट प्रॉफिट के अंदर तो कई वजह है ना, एक तो गेन ऑन डिस्पोजल भी है, एक शेयर इशू करने से हमारी जो फाइनेंस कॉस्ट सेव होगी लॉन्ग, वो उसकी वजह से भी एनपी बढ़ा। एक तो कहता है ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज था, एक वजह वो हो गई। इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम अचीव्ड बाय नॉट इंक्रीजिंग द फिक्स्ड कॉस्ट, हमारी सेल वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना, क्योंकि हमने तो अपनी सेल प्राइस बढ़ाई नहीं, हमारा सेल वॉल्यूम बढ़ाएगा और फिक्स कॉस्ट हमारी फिक्स रहेगी। प्रॉफिट फ्रॉम डिस्पोजल, रिड्यूस इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ, इंटरेस्ट कवर रेशियो भला क्यों बढ़ा रहा है, इंटरेस्ट कवर रेशियो भी इंक्रीज हो रहा है। इंटरेस्ट कवर रेशियो भी, फार्मूला पता है इंटरेस्ट कवर रेशियो का, प्रॉफिट इंटरेस्ट एक्सपेंस, और ये आंसर ज्यादा हुआ है, इसका मतलब है प्रॉफिट या तो ज्यादा हुआ होगा और इंटरेस्ट कम होगा, और यहाँ पर दोनों काम हुए। प्रॉफिट कई वजह से बढ़ा है, गेन ऑन डिस्पोजल की वजह से भी बढ़ा है, इंटरेस्ट एक्सपेंस से। अब बोलो हाँ क्या हुआ, बढ़ा है, ये पीबीआईटी है, पता होता पीबीआईटी किसे कहते हैं, कैपिटल इंटरेस्ट के इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर, ध्यान से, इंटरेस्ट का इफेक्ट इसके ऊपर नहीं है। हाँ नीचे जो अमाउंट है ये कम हुई है, डिनोमिनेटर कम हुआ है, पीबीआईटी के ऊपर इंटरेस्ट का फर्क नहीं पड़ा, इसके ऊपर फर्क पड़ा है गेन की वजह से, इंटरेस्ट इसके ऊपर फर्क पड़ा है। तो रिडक्शन इन फाइनेंस कॉस्ट ड्यू टू रीपेमेंट ऑफ लोन और इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड कम हुआ है ज्यादा हुआ है, कम हुआ होगा, भला कम होने की वजह पता है, एक तो टाइम ज्यादा दे दिया, दूसरा हमने सेल प्राइस अपनी बढ़ाई नहीं, कंपेटिटर ने सेल प्राइस बढ़ा दिया है, हमने तो सेल प्राइस बढ़ाई नहीं। तो इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम नॉट इंक्रीज इन द प्राइसेस। रिटर्न ऑन एसेट भी बढ़ेगा, भला क्यों, डिस्पोजल की वजह से प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई और नॉन करंट एसेट हमारे कम हो गए। डेटर टर्नओवर, इसके बारे में आपको लग पता जाएगा, ड्यू टू एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड ऑफर टू अ न्यू कस्टमर। डेटर टर्नओवर का मतलब क्या होता है, इसमें फार्मूले में जाना, जब जब सेल बढ़ेगी, क्रेडिट सेल मतलब डेटर टर्नओवर बढ़ रहा है, डेटर टर्नओवर का मतलब यही है कि क्रेडिट सेल का बढ़ना। अगर आपने टाइम ज्यादा दे दिया अपने कस्टमर को, ऑटोमेटिकली डेटर टर्नओवर बढ़ेगा, आपने कीमतें कम कर दी, ऑटोमेटिकली आपका डेटर टर्नओवर बढ़ेगा, ठीक होगी बात। क्रेडिट पेमेंट पीरियड ये तो कम हुआ है, तो हमने कैश परचेज कैश के ऊपर करना शुरू कर दिया ना 10% के डिस्काउंट के चक्करों में। एसेट टेस्ट रेशियो पे क्या फर्क पड़ा है, भला क्यों बढ़, वो पता है बढ़ जा रही है, लेकिन क्यों बढ़ रही है, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को बेस बनाकर जवाब लिखना है। एक तो वेयर हाउस बेचकर गेन आया, वो हमारा कैश डेबिट हो गया, एक तो सबसे बड़ी वजह वो है। दूसरा क्या वजह है, आपने शेयर भी तो इशू किए हैं, शेयर इशू करके भी तो कैश आया है। कहता है ड्यू टू फंड जनरेटेड फ्रॉम सेल ऑफ वेयर हाउस एक, और डिक्रीज इन पेएबल ड्यू टू कैश परचेज, और इक्विटी वाला भी आप लिख सकते हैं। अच्छा इसमें वही बात आ गई, ये वो रेशियो बताई हुई है, और आपने इफेक्ट क्या बताना है, इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट, हो जाएगा ना। क्वेश्चन नंबर 35 पक्का, मैंने अभी करवाने शुरू कर देना फिर। मसला तो है, मसला तो है। अच्छा आप लोगों ने ना इसका जवाब नहीं देख कर आना, पूरा करके जवाब देख के रीजन तो लिखी नहीं मेरे ख्याल में, बस ठीक है, बस फिर तो ठीक है। 36 क्वेश्चन आपने कर लिया था,
अब ये इसी तरह का क्वेश्चन है कि इनको बेस बना के अगर आपने कोई बात पूछनी है ना तो मैं बता देता हूं कि उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। ये तो आपका 37, अब 37 भी हो जाएगा, कैश ऑपरेटिंग साइकिल सजेस्ट करना है। 35 और 37 कितनी देर है? सर बस आगे ये है पूजा। उसके बाद ये भी वही क्वेश्चन है रिक्वायरमेंट वाला 38। आपका ये चैप्टर पूरा हो गया। अब आपने करना क्या है, इसके एमसीक्यूज लाजमी करने हैं, लाजमी। इंक्रीज डिक्रीज वाले 2 सवाल हैं वो कर लेना। फिर उसके बाद जो गिवन इंफॉर्मेशन वाले 4-5 क्वेश्चन है वो लाजमी करने हैं, और फिर जनरल रिमार्क्स वाले सवाल रह जाएंगे। तो ये सारे एक दफा खुद से पूरा भरपूर इसकी तैयारी करो। मंडे को टेस्ट है इसका, ठीक है, और मंडे को टेस्ट है इसका बड़े भरपूर तैयारी के साथ दो ताकि ये चैप्टर आपका क्लियर हो जाए। और नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर जा रहा है वो मंडे तक तो खत्म ही हो जाएगा।